बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैक्सिमम तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 10 है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में। लेक्चर नंबर 10 आज का जो हमारा सारा लेक्चर है ये वेव्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वेव्स वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हमने इसकी मैक्सिमम वेरिएशंस देखनी है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं या पेपर में किस किस तरह से एमसीक्यूज़ आए हैं या किस फॉर्मेट पे फर्दर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को, वेव्स को। वेव आप सब बच्चों को पता है कि वेव एक डिस्टर्बेंस का नाम है। डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वेव का। एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, डिस्टर्बेंस कह लें आप इसको, एनर्जी डिस्टर्बेंस कह लें। तो डिस्टर्बेंस के लिए या एनर्जी डिस्टर्बेंस के लिए जो एक मीडियम से होता है वह दूसरे मीडियम में चला जाता है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वेव। वो आपके पास वेव होती है। आप सब बच्चों को 2 से 3 जनरल कॉन्सेप्ट पहले ही पता होंगे कि वेव में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम फर्स्टली कहते हैं कि एक इस तरह की वेव है जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये सारी की सारी वो वेव है जो मीडियम के, जिनके जितने भी पार्टिकल हैं वो मीडियम में पैरेलल मूव करते हैं। देखिए, एक्चुअली तो आपके पास 2 तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो सारी की सारी वेव्स हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये भी मैकेनिकल वेव। ज़ाहिर है मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है वो थ्रू सम मीडियम पहुँच रही है, ये भी मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप एक्सरेज की बात कर लें, तो इस तरह की वो सारी की सारी वेव जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है उनको आप मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स की जो पहली कैटेगरी होती है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो सारी की सारी वेव हैं जिसमें पार्टिकल मीडियम के पैरेलल प्रोपागेट करते हैं। जो भी पार्टिकल्स हैं ये पैरेलल प्रोपागेट करेंगे। जैसे सपोज अगर मेरे पास एक रस्सी है, मैं उसको पकड़ के इसे खींचता हूँ तो पार्टिकल इस तरह से जो पैरेलल मूव कर रहे हैं, इस केस में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है वो साउंड वेव है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें, एग्जाम्पल्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसकी साउंड वेव है, जो साउंड से प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव। सेकंड जो हमारे पास हैं जिनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांसवर्स वेव। देखिए, ये जनरल बातें आपको पता है और आप बच्चे ये पहले भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्स वेव वो सारी की सारी वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करते हैं। मतलब आप एक स्ट्रिंग को इस तरह से जड़ करें, वो पार्टिकल जितने परपेंडिकुलर प्रोपागेट करेंगे, उस केस में जो आप वेव यूज़ करते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे लाइट की वेव, तो वो सारी की सारी वेव जिनमें आप कहते हैं कि पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली प्रोपागेट, वो सारी की सारी वेव्स जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करेंगे उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांसवर्स वेव। वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव होंगी, इसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, इसकी एग्जाम्पल आपके पास है लाइट वेव, लाइट वेव्स। तो मैंने चैप्टर को बिल्कुल जनरल डिस्कशन से स्टार्ट किया। ये वो बातें हैं जो आप बच्चों को पहले भी पता होंगी कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसे साउंड वेव है वो एयर के बगैर साउंड ट्रैवल नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और उसके बाद फिर मैंने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को डिस्कस किया कि ये पैरेलल होती हैं और ये परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करती हैं। अब हम एक सिंपल एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि आप ये बताएं
कि ripples produced dash are in nature। जो रिपल प्रोड्यूस होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? अल्फा ऑप्शन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, बीटा ऑप्शन आपके पास ट्रांसवर्स, चार्ली ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड बी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। एक सिंपल एनटीएस लेवल के एमसीक्यू से मैंने स्टार्ट की। जो रिपल, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो वेव प्रोड्यूस होती है वो नेचर में क्या होती हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल, बहुत से सोच रहे होंगे ट्रांसवर्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी है, क्योंकि जो रिपल नेचर में होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। और जब आप पत्थर फेंकते हैं तो शुरू में पार्टिकल परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करते हैं और थोड़े डिस्टेंस के बाद वो पैरेलल होना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, रिपल्स ना तो प्रॉपर्ली आप उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल का वर्ड यूज़ करते हैं ना ट्रांसवर्स, प्योरली आप वर्ड यूज़ करते हैं कि मैकेनिकल होते हैं नेचर में, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो रिपल्स जो हैं ये दोनों हैं नेचर में। उसके बाद मैं एक और आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे आप ये बताएं कि विच प्रोसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन longitudinal and transverse waves। मैं एक सिंपल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या बताएं किस प्रोसेस ने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्टिंग्विश करके बताया था, डिफ्रेंशिएट किया था? तो इसका आंसर आप में से बहुत से बच्चों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पहले किसी को नहीं पता था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करके बताता है। तो पोलराइजेशन इसका आंसर है कि पोलराइजेशन की हेल्प से हमें पता चलता है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव अलग है। सिर्फ पोलराइजेशन का प्रोसेस ट्रांसवर्स वेव करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करती, क्योंकि लाइट की जो वेव है वो परपेंडिकुलर है, वो प्रोपागेशन, वो पोलराइजेशन का प्रोसेस करती हैं। जो मेरे वोकल कॉर्ड से निकलने वाली आवाज़ है जो कि साउंड वेव है, ये कभी भी पोलराइजेशन शो नहीं करेगी। इस तरह हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और एमसीक्यू की मैं बात करूँ, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक की, उनको क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक के लिए आप एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कि अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो क्या होंगी। हमेशा याद रखें, अर्थक्वेक की वेव्स को आप सिज्मिक वेव्स कहते हैं। एक बार इससे भी रिलेटेड एनटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो क्या होती है नेचर में। तो अर्थक्वेक की वेव्स को आप हमेशा सिज्मिक वेव्स कहते हैं, ये सिज्मिक वेव होती हैं। कुछ और तरह की भी वेव्स हैं, साउंड हैं। नंबर 1, जिस तरह हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, या ऑडिबल साउंड का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑडिबल साउंड आप उस सारे के सारे साउंड को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वो सारी की सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज तक है, उसको ऑडिबल साउंड आप कहते हैं। ये ह्यूमन ईयर्स इजीली सुन सकते हैं। आप एक जो ह्यूमन ईयर है वो इजीली इसको डिटेक्ट भी कर सकता है, सुन भी सकता है। एक होती है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक साउंड कह लें, इंफ्रासोनिक वेव्स कह लें, साउंड का वर्ड यूज कर लें या वेव का कर लें, एक ही बात है। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? अगर मैं इंफ्रासोनिक को डिस्कस करूं, इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वो सारे की सारी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आप सिंपली कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज।
ये वो सारी की सारी वेव्स इंफ्रासोनिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो हम नहीं सुन सकते। एक नॉर्मल जो ह्यूमन ईयर की रेंज है ये उस रेंज में नहीं आते, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। थर्ड आपके पास जो है उसको आप बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक साउंड वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आप हमेशा कहते हैं कि ग्रेटर होती है 20 किलो हर्ट्ज से। इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है और इसको सुनना बहुत मुश्किल है। जाहिर है इसको डॉग्स या बैट्स वगैरह सुन सकते होंगे, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज से ये बहुत ऊपर है, आप इसको नहीं सुन सकते। ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं कि रिवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स आर। प्रोग्रेसिव वेव्स का रिवर्स क्या होगा? देखिए प्रोग्रेसिव वेव्स वो होती हैं जो एक तरतीब से मीडियम में आके जा रही होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास एक वाटर का एक टब है, उसमें आप इस मार्कर को जर करते हैं, मूव करते हैं, तो वाटर में जो वेव जनरेट होंगी वो प्रोग्रेसिव होंगी। वो अपने सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, मेरा हाथ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, वो अपने सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जाएंगी। वो जितना सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जाती हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूँ कि रिवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होता है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव के रिवर्स को आप क्या बोलते हैं? तो रिवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स आपके पास क्या होता है, या आप किसके लिए प्रोग्रेसिव वेव का रिवर्स का वर्ड यूज करते हैं? इसका आंसर आपके पास स्टेशनरी वेव्स। जितनी भी आपके पास स्टेशनरी वेव्स हैं, देखिए स्टेशनरी वेव अपनी जगह पर ही रहती हैं, प्रोग्रेसिव वेव अपनी जगह से अवे मूव कर रही हैं। तो इस तरह के भी एमसीक्यू आ चुके हैं कि प्रोग्रेसिव वेव का रिवर्स क्या होगा। तो प्रोग्रेसिव वेव का रिवर्स स्टेशनरी वेव, या स्टेशनरी वेव का रिवर्स क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? पीरियोडिक वेव आप उन सारी वेव्स को कहते हैं जो हमेशा रेगुलर होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं, रिथमिक होती हैं। दुनिया की तकरीबन सारी की सारी वेव ही पीरियोडिक हैं। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में एक रेगुलर इंटरवल्स में एक डिफरेंस आ रहा है, मीन्स के इक्वल इंटरवल्स में जो आवाज़ चल रही होती है, जैसे एक स्प्रिंग सिस्टम है वो इक्वल इंटरवल में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं पीरियोडिक वेव्स। तो पीरियोडिक वेव जो है वो रेगुलर भी हैं, कॉन्टिन्यूस भी है, रिथमिक भी हैं। दो तरह के पीरियोडिक वेव्स की आप एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारी बुक में लिखी हुई हैं। नंबर 1 है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, और नंबर 2 पे आपके पास है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ये दो तरह की पीरियोडिक वेव्स होती हैं, एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स और एक आपके पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। तो ये दोनों ही पीरियोडिक हैं, दोनों में एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है जिससे ये दोनों वेव मूव कर रही होती है। ये चैप्टर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, मैं ये समझता हूँ। प्रॉपर ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यहाँ से ये प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि आपके पास टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कह लें। ये आपके पास क्या इसका रिलेशन होता है स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो आप सब बच्चों को पता है, उसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपके पास एक जनरल इसका रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v जो है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, f जो है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो है यहाँ पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक जनरल रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं अगर इससे रिलेटेड आपसे एक सिंपल सा एमसीक्यू पूछूं
कि आप ये बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं तो स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, ये वाली स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास है डबल, बीटा ऑप्शन आपके पास है हाफ, चार्ली ऑप्शन आपके पास है रिमेन सेम, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। अगर मैं इस केस में फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं तो स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। भाई याद रखें, आप फ्रीक्वेंसी को जितना भी डबल कर लें, हो सकता है बहुत से बच्चों के माइंड में चल रहा हो कि फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो स्पीड भी डबल हो जाएगी, जो कि गलत है। आप अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, जितना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वेवलेंथ उतनी रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करेंगे वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। आप फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल करेंगे वेवलेंथ 1/3 हो जाएगी, जो इसका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन होगा, रिमेन सेम। कि हमेशा जब भी आप इस तरह के केसेस में जो वेव का एक सिंपल रिलेशन है, देखिए ये मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। आप डिफरेंट मीडियम्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप सेम मीडियम, ये फार्मूला आप सेम मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, जब आप सेम मीडियम की बात करते हैं, सेम मीडियम के अंदर आप हमेशा याद रखें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सेम मीडियम के अंदर स्पीड ने चेंज नहीं होना। डिफरेंट मीडियम में स्पीड चेंज होती है, सेम मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बड़ा सिंपल एमसीक्यू कि मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। आपने इससे परेशान नहीं होना, इससे जो है ना वो पजल ही मामूली बन जाना। इससे जो है ना वो आपने कॉन्सेप्चुअली समझना है कि सेम मीडियम में सर ने ये बताया था, ये याद रखिएगा कि सेम मीडियम के अंदर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ना दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो फेज़ है, और फेज़ में देखिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। फेज़ में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक टर्म है जिसको आप बोलते हैं फेज़ इन, और एक है जिसको आप बोलते हैं फेज़ आउट। देखिए फेज़ इन और फेज़ आउट क्या होती है, या इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है फेज़ इन का और फेज़ आउट का। वो सारी की सारी वेव्स, देखिए वो सारी वेव्स जिनमें लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा इस तरह का रिलेशन होता है, बेटे उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फेज़ इन। जो वेवलेंथ के इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, वो फेज़ इन है। और जिनमें रिलेशन ऐसा नहीं होता, जिसमें रिलेशन ऐसे है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, जो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फेज़ आउट। तो फेज़ इन और फेज़ आउट में ये डिफरेंस है कि इसमें कंप्लीट वेवलेंथ होगी, इसमें कंप्लीट वेवलेंथ नहीं होगी। फेज़ एंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, अगर आपने कभी भी फेज़ एंगल निकालना है, फेज़ एंगल किस तरह से निकलता है या फेज़ एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी आपने फेज़ एंगल निकालना है, फेज़ एंगल के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πx/λ। ये फेज़ एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। कभी भी फेज़ एंगल निकालना हो, इस फार्मूले को आप यूज़ करें। यहाँ पे x जो है ये पार्ट डिफरेंस है, और लैम्डा यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसके बारे में खुद सोचें, आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर करके देखें। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ x इज इक्वल टू लैम्डा, अगर x लैम्डा के इक्वल है, x की जगह मैं लैम्डा पुट करता हूँ। जब इस फार्मूले में मैं x की जगह पे लैम्डा लगाऊंगा तो फेज़ एंगल मेरे पास 2π आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 लैम्डा लगाता हूँ, x की जगह 2 लैम्डा लगाऊंगा तो फेज़ एंगल मेरे पास 4π होगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मैं x की जगह पे λ/2 अगर सब्सिट्यूट करता हूँ, देन क्या होगा देखिएगा ज़रा, ये आएगा फेज़ एंगल इज इक्वल टू 2π/λ, और x की जगह पे आ जाएगा λ/2। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट। इस केस में फेज़ एंगल जो है वो पाई के इक्वल आ जाएगा। तो आपको कभी भी फेज़ एंगल निकालने का कहा जाए, ये फार्मूला यूज़ करें और इससे फेज़ एंगल आप निकालते चले जाएंगे। इससे आप मैक्सिमम इसके आंसर आपके पास आते जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही मेन टॉपिक, जिसको आप बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है,
यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं स्पीड ऑफ साउंड से। देखिए स्पीड ऑफ साउंड पे हम आते हैं। स्पीड ऑफ साउंड में जो जनरल फार्मूला आप लोग यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, वो आपके पास होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। ये स्पीड ऑफ साउंड का जनरल एक फार्मूला है। ये ई जो है इलास्टिसिटी है, किसकी इलास्टिसिटी? मीडियम की इलास्टिसिटी। इसको आप बोलते हैं मीडियम इलास्टिसिटी। रो को आप कहते हैं मीडियम डेंसिटी। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो में ई जो है मीडियम की इलास्टिसिटी और रो जो है ये मीडियम की डेंसिटी है। ये पहले जनरल एक फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का। अब इसमें दो साइंटिस्ट हैं जिनके दरमियान जो है ना वो काफ़ी बहस भी थी और ये पहले भी पता नहीं चल रहा था कि इनमें कौन सा करेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि न्यूटन और लेप्लास में जो प्रूव हुआ वो लेप्लास वाज करेक्ट और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर था। आज भी हम लेप्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दोनों साइंटिस्ट की वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूटन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेप्लास। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया उसको आप बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट जब इसने की, इसने आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ किया। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। लेप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए प्रोसेस यूज़ किया वो था जी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप कहते हैं नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम। न्यूटन ने भी बॉयल्स लॉ को यूज़ किया, लेप्लास ने भी बॉयल्स लॉ को यूज़ किया। न्यूटन ने बॉयल्स लॉ को किस तरह यूज़ किया? न्यूटन के लिए हम पढ़ते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ। न्यूटन ने बॉयल लॉ को इसलिए यूज़ किया क्योंकि न्यूटन का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेप्लास ने इसको किस तरह यूज़ किया बॉयल्स लॉ को? लेप्लास के केस में बॉयल्स लॉ किस तरह यूज़ हुआ? पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप गौर से देखें कि ये आइसोथर्मल यूज़ कर रहा है, ये एडियाबैटिक यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। न्यूटन ने जो स्पीड का फार्मूला ड्राइव किया वो आया स्क्वायर रूट पी ओवर रो। लेप्लास ने जो फार्मूला ड्राइव किया वो आया स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रो। ज़रा गौर करें आप, फार्मूला था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। न्यूटन ने एक ही जगह पे p लिख दिया, लेप्लास ने एक ही जगह पे गैमा p लिख दिया। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये p जो है ये इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल की, क्योंकि न्यूटन का आइसोथर्मल प्रोसेस था। यहाँ पे गैमा p को मैं कह सकता हूँ ये इलास्टिसिटी है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ये बड़ा मेन पॉइंट है क्योंकि जो न्यूटन है p की जगह पे e लिख रहा है, लेप्लास जो है वो p की जगह पे गैमा e की जगह पे गैमा p लिख रहा है। न्यूटन ने e की जगह पे p लिखा, लेप्लास ने e की जगह पे गैमा p ड्राइव किया। इसका मतलब ये p का मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस की, यहाँ पे गैमा p का मतलब इलास्टिसिटी है एडियाबैटिक प्रोसेस की। अब देखिए न्यूटन ने जो वैल्यू निकाली, न्यूटन ने स्पीड निकाली 280 मीटर पर सेकेंड। लेप्लास ने स्पीड निकाली जो आज भी हम यूज़ करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में जो डिफरेंस था, अगर मैं 332 और 280 में डिफरेंस निकालता हूँ तो डिफरेंस आता है 52 का। ये आपने याद रखना, इनमें 52 का डिफरेंस था। अगर मैं एरर देखता हूँ कि एरर कितना आया था न्यूटन में और लेप्लास में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16% एरर है। न्यूटन जो है वो 16% रॉन्ग था, ये मतलब है। तो ये सारी बातें ही आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों में कौन परफेक्ट था, किस में जो है ना वो एरर था। न्यूटन जो है उसमें एरर था, 52 का डिफरेंस है, 16% एरर था। अब देखो यहाँ पे कई तरह के एमसीक्यूज हैं। अगर मैं आप बच्चों से ये पूछूं कि मुझे आप ये बताएं, इसी में जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप ये बताएं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की रेशियो लें आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आंसर क्या आएगा?
अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस केस में बताएं, ऑप्शन आपके पास ये है, अल्फा ऑप्शन है गैमा, बीटा ऑप्शन है 1 ओवर गैमा, चार्ली ऑप्शन है गैमा पावर -2, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1 ओवर गैमा क्यूब। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूटन ने ई की जगह पे पी लिखा, यानी कि यहाँ पे पी आइसोथर्मल की इलास्टिसिटी है। देखो जनरल फार्मूला ये था ना, न्यूटन ने ई की जगह पे पी लिख दिया, इसका मतलब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी पी है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हमारे पास गैमा पी है। सॉल्व करो इसको, किस तरह सॉल्व करोगे? इस केस में आपके पास ई एडियाबैटिक ओवर आइसोथर्मल, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, एडियाबैटिक की वैल्यू हमारे पास गैमा पी और आइसोथर्मल की वैल्यू है पी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा गैमा। तो राइट ऑप्शन इसका बन रहा है गैमा। अब गैमा की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसकी सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मोनोटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.67, इसी तरह मोनोटॉमिक के बाद डायटॉमिक के लिए 1.40, फिर पॉलीटॉमिक 1.29। ये आपको वैल्यू सारी की सारी पता होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक के लिए क्या वैल्यू है, डायटॉमिक के लिए क्या वैल्यू है, और फर्दर आप इसकी क्या क्या वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि ये तीनों तो वैल्यूज। अब एक पास पेपर का इसका एमसीक्यू मैं चाह रहा हूँ आपको ये बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम 4, अगर इस तरह से पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड v यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम 4, स्पीड ऑफ साउंड किसके लिए मैक्सिमम होगी? ऑप्शन आपके पास यही है, अल्फा ऑप्शन है मोनोटॉमिक, बीटा ऑप्शन आपके पास डायटॉमिक, चार्ली ऑप्शन आपके पास पॉलीटॉमिक, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास ऑल। अब इस तरह के एमसीक्यू को कैसे जज करते हैं? देखिए, जो सही एक्सप्रेशन दिया वो लेप्लास ने दिया, आज जो हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो लेप्लास का यूज कर रहे हैं। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह चेक करना होता है? देखो, स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला है v = स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रो। आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैमा के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसके लिए गैमा की वैल्यू ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी, जिसके लिए गैमा की वैल्यू कम होगी स्पीड ऑफ साउंड भी उसके लिए कम होगी। सबसे ज़्यादा गैमा की वैल्यू जो है वो मोनोटॉमिक के लिए है 1.67, तो इसका राइट आंसर होगा मोनोटॉमिक अल्फा ऑप्शन। तो पूछा गया कि स्पीड मैक्सिमम किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए। अगर ये पूछा जाता कि स्पीड मिनिमम किसके लिए है, अगर मिनिमम का पूछा जाता तो वो पॉलीटॉमिक के लिए होती, क्योंकि इसके लिए गैमा की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जिसके लिए गैमा ज़्यादा उसके लिए स्पीड भी ज़्यादा, जिसके लिए गैमा कम उसके लिए स्पीड कम। और अगर ये पूछा जाए कि लेप्लास ने क्या कांस्टेंट यूज़ किया, तो आंसर क्या होगा? पॉलीटॉमिक, क्योंकि लेप्लास ने सारी कैलकुलेशन पॉलीटॉमिक के जरिए की। 3 एमसीक्यू मैंने बना दिए इस एक एमसीक्यू से कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किसके लिए होगी? मोनोटॉमिक के लिए। मिनिमम किसके लिए होगी? पॉलीटॉमिक के लिए। और लेप्लास ने कौन सी वैल्यू यूज़ की थी? वो सेकेंड वैल्यू जिसको आप बोल रहे हैं डायटॉमिक वैल्यू, डायटॉमिक के लिए लेप्लास ने सॉल्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका लेना देना स्पीड ऑफ साउंड से? फर्स्ट है जिसको आप कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये फर्स्ट इसका पॉइंट है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। मैं इसको ना एक पास पेपर के एमसीक्यू से करवाता हूं। पास पेपर में एक एमसीक्यू इस तरह से आया कि गौर से जरा सुनिएगा, स्पीड ऑफ साउंड, या मैं इसको पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ
sound at 15 atmosphere to 30 atmosphere when speed at 15 atmosphere is 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखें। वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड की आप रेशो लें। पहले तो आपको ये वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड की रेशो लें। 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दिया हुआ है, एक 30, यानी कि 15 की 30 के ऊपर रेशो लेनी है, और 15 के ऊपर जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो स्पीड है वो 10 है। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, बच्चों के माइंड में यही आएगा कि 30 को हम डिवाइड कर दें 15 पे, तो बच्चे इसको यही सोच रहे होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के माइंड में ये होगा कि प्रेशर एट 15 एटमॉस्फेरिक की रेशो लेनी है प्रेशर एट 30 एटमॉस्फेरिक के ऊपर, तो बच्चे कहेंगे कि उसकी स्पीड 10 थी, 15 के ऊपर स्पीड 10 थी, तो 30 के ऊपर स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। बच्चों के माइंड में ये आता है कि शायद 30 के ऊपर स्पीड डबल हो जाएगी और आंसर 1:2 आ जाएगा, जो कि गलत है। याद रखना, प्रेशर जितना मर्जी चेंज कर दो, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, हमेशा स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब नीचे भी आप वैल्यू 30 एटमॉस्फेरिक, अगर 15 के ऊपर वैल्यू 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 30 के ऊपर भी वैल्यू कितनी होगी, 10, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर से लेना देना कुछ भी नहीं होता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर इसका आ जाएगा 1:1। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर की इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप कम कर लें, ज़्यादा कर लें, बहुत कम कर लें, बहुत ज़्यादा कर लें, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी। जो सेकंड इसका फीचर है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास 1:1, जो भी इसके ऑप्शन से बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि 1:1 इसका आंसर है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट रहती है। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड के केस में? देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगी, V1/V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ρ2/ρ1। स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे बुक में उसे एग्जांपल दी हुई है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 टाइम्स ज़्यादा होती है, 16 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जाहिर है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी स्पीड उतनी कम होगी, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है तो हाइड्रोजन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड इसमें केस है जिसको आप कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आप लोगों ने थर्ड जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपने स्पीड ऑफ साउंड में किसको डिस्कस करना है? भाई याद रखें, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगी, V1/V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1/T2। ये आपके पास इसका रिलेशन है। मैं यहाँ पे एक MCQ डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस to 927 degree Celsius, then ratio of speed of sound is, ऑप्शन मैं इसके लिखता हूं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 1:4, बीटा ऑप्शन आपके पास 4:1, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1:2, डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ये ज़रा अच्छी तरह से देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। देखो, वो कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री था, फाइनल जो है वो आपके पास 927 है। सॉल्व किस तरह करोगे?
सोल्यूशन के लिए जो T1 है वो आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। जो सेकंड टेम्परेचर है वो 927 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में करोगे तो 1200 केल्विन आ जाएगा। तो रेशो ले लो V1/V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1/T2, ये फार्मूला है। तो T1 की वैल्यू आपके पास है 300, T2 की वैल्यू आपके पास 1200, सॉल्व कर लो, 3 1s are 3, 3 4s are 12, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/4 मीन्स के 1/2। तो V1/V2 की जो रेशो है वो 1:2 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन इसका होगा आपके पास चार्ली ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी लिखा था ताकि बच्चे जो है ना वो इसको अच्छी तरह से कर लें। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बच्चों ने इसको खुद से सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टेम्परेचर speed of sound in air is 2 times its velocity यानी कि स्पीड एट 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी 827 डिग्री सेल्सियस, बीटा ऑप्शन है 1190 सेल्सियस, चार्ली ऑप्शन है 859 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। वो कहता है कि एट वी टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 times इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। कहता है एयर की बजाय 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किस टेम्परेचर पे उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये और से पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ो कि एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 times इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस टेम्परेचर पे स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, शॉर्टकट बजाय इसके कि आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करो, मैं आपको इसका शॉर्टकट लिखवाता हूँ। शॉर्टकट इसका मेथड क्या है, देखो यहाँ पे वो डबल कह रहा है ना, यहाँ पे उसने 2 times का वर्ड यूज़ किया, ये की पॉइंट है 2 times। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, मैं इसका आपको फार्मूला बनवा रहा हूँ शॉर्टकट कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो 2 टाइम कह रहा है, ये याद रखिएगा। अगर वो 3 times कहता मैं 3 का स्क्वायर लेता, 4 times कहता मैं 4 का स्क्वायर लेता, वो 2 times कह रहा है मैं 2 का स्क्वायर लूँगा कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर। सॉल्व कर लो, देखो रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपके पास किस तरह से आएगा, ये सबसे आसान शॉर्टकट है। 4 मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है जी 10 डिग्री सेल्सियस, जो उसने आपको गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में करोगे तो 283 केल्विन आएगा। इसका मतलब गिवन टेम्परेचर आपके पास 283 केल्विन। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 1132 केल्विन। अब 1132 केल्विन तो नहीं है, ये दोबारा सुन लो तरीका कि अगर वो कहता है डबल हो गई वैल्यू तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर, ये फार्मूला लगाओ। अब देखो ये केल्विन में आंसर नहीं है तो इसको सेल्सियस में कर लो, 1132 माइनस 273, ये आपके पास आ जाएगा 859 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा 859 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट दे दिया। लास्ट में इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T, ये इसका एक फार्मूला है। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये आपको रिलेशन क्या बता रहा है, इसका रिलेशन ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये सेल्सियस में है, इस बात का ख्याल रखना आपने, ये टेम्परेचर सेल्सियस का है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो सिंपल से हैं, एक बीट्स है, एक इंटरफेरेंस है। जो मेन टॉपिक है वो स्टेशनरी वेव्स है। बीट्स में आप लोग क्या करते हैं, अगर हम बीट्स को डिस्कस करें, देखिए बीट्स आपको ये बताती है कि नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक, कि जितना फ्रीक्वेंसीज का ट्यूनिंग फोक का डिफरेंस लेते जाएंगे उतने आपके पास बीट्स आते जाएंगे। याद रखना कि
फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ग्रेटर हो जाता है 10 से तो कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, नो बीट्स प्रोड्यूस। ये मेन की पॉइंट है इसका कि दो तरह के ट्यूनिंग फोक है आपके पास, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, दूसरी की कुछ और है, आपने उनको बजाया, जो उनकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा वो आपके पास बीट्स होंगे। और बीट्स कभी, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से ज़्यादा होगा तो बीट्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस। के इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस में आपको पता है दो चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास टू वेव्स हों और उनकी सेम डायरेक्शन है और आपस में वो मिल जाती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। दो ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों वो कंबाइन होगी तो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस दो तरह के हैं, एक होता है नंबर वन जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमेशा याद रखें पाथ डिफरेंस एक कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल होगा। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल होगा। सेकंड आपके पास होता है जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमेशा पाथ डिफरेंस जो है वो m+1/2 लैम्डा के इक्वल होता है। मतलब ये याद रखो, इसमें पाथ डिफरेंस एक कंप्लीट वेवलेंथ आएगी, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू n लैम्डा। इसमें पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ होगी, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इस तरह से होगा। इस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इस पे एम्पलीट्यूड मिनिमम। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टेशनरी वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में वो आपको क्या बताता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के मीडियम है, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर जो है ये आप एक हैवी मीडियम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। रेयर का मतलब होता है एयर, जो लाइट मीडियम है, हल्का है, लाइट यहाँ पे रोशनी नहीं है, हल्के मीडियम। जो भारी मीडियम होता है उसको आप डेंसर कहते हैं, जो हल्का मीडियम होता है उसको आप रेयर मीडियम कहते हैं। इसमें ना दो कंक्लूजन्स हैं जो बुक में उसने लिखे हुए हैं। अगर कभी भी वेव, अगर हम कभी भी कहते हैं कि वेव एंटर होती है रेयर टू डेंसर, तब क्या होगा? सेकंड केस ये है कि अगर वेव एंटर होती है डेंसर टू रेयर, इसका मतलब ये है कि अगर वेव हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाती है तब क्या इफेक्ट होता है, अगर भारी से हल्के मीडियम में आती है तब उसका क्या इफेक्ट होता है। मतलब ये दो केसेस आपने एक दफ़ा देख लेने हैं ताकि आपको इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कभी भी वेव जो है अगर वो हल्के से भारी मीडियम में जाएगी देन क्या इफेक्ट होता है, अगर वो भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी तब उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है जब भी आप कहते हैं कि वेव हल्के मीडियम से भारी मीडियम में गई तो उस केस में जो आप फेज डिफरेंस एक केस में लेते हैं 180 डिग्री, कि जब भी आप लाइट से हैवी में जाएंगे तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, हैवी से लाइट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये दो केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। लाइट से हैवी की तरफ जाते हुए फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, और अगर आप हैवी से लाइट की तरफ आते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये दोनों केसेस भी आपको याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें एज सच कभी एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज में नहीं आते, सिर्फ आपको नॉलेज का पता होना चाहिए। मेन टॉपिक जो है वो है आपका स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करते हैं हम कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स में अगर हम स्टेशनरी वेव्स की बात करें, ये याद रखिएगा कि इसमें से एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ये इसमें से जो अब हम टॉपिक करने लगे हैं स्टेशनरी वेव्स। कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। आप हमेशा स्टेशनरी वेव्स का वर्ड तब यूज़ करते हैं, आप कहते हैं टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, टू वेव्स विद इक्वल फ्रीक्वेंसी and traveling
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उस केस में आपके पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। स्टेशनरी वेव टू वेव्स की फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना और डायरेक्शन का ऑपोजिट होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, याद रखें वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको आप बोलते हैं एंटी नोड, वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है इसको आप बोलते हैं नोड। ये भी आपके पास होगा नोड, ये भी आपके पास है नोड, ये एंटी नोड। वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है वो नोड। नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2 होता है, इसी तरह एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी λ/2 होता है। ये देखें आप, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, जो डिस्टेंस बन रहा है वो हाफ वेवलेंथ बन रहा है। एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो भी हाफ वेवलेंथ। अगर मैं नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस लूँगा वो हमेशा λ/4 होगा, अगर मैं एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस लूँगा वो भी λ/4 होगा। ये चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के रस्सी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। इसके बुक में उसने कई केसेस पढ़ाए, हम केस 1 से डिस्कस करते हैं। केस 1 में वो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास एक रस्सी है, उसको आपने दरमियान से प्लग किया, इस तरह से प्लग किया कि उसके अंदर एक लूप जनरेट हो गया, मतलब एक रस्सी का एक हिस्सा उस तरफ बांधा हुआ है, एक हिस्सा इस तरफ बांधा, आपने दरमियान से उसको प्लग किया। जब आप दरमियान से प्लग करते हैं तो एक सिंगल लूप बनता है। देखें ये वाला हिस्सा भी नोड, ये वाला हिस्सा भी नोड, और ये वाला हिस्सा आपके पास, इसको आपके बोलेंगे एंटी नोड। पहले तो आप ये देखें कि रस्सी के केस में, इस केस में 2 नोड हैं और एक एंटी नोड है। इसका मतलब मैं इसका जनरल फार्मूला बना सकता हूँ कि नोड इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1। ये इसका जनरल फार्मूला जो आपने याद रखना है कि स्ट्रिंग के केस में नोड हमेशा ज़्यादा होंगे और एंटी नोड हमेशा कम होंगे। आपको टीचर्स ये बताते थे कि जब एक लूप बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाफ वेवलेंथ होती है, L इज इक्वल टू λ/2। हमेशा याद रखें एक सिंगल लूप होगा तो वेवलेंथ हाफ होगी, 2 लूप होंगे तो λ/2 प्लस λ/2, 3 लूप्स होंगे तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। ये एक लूप है तो यहाँ पे आप लिखेंगे L इज इक्वल टू λ/2। आप लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 2L। स्पीड का फार्मूला फिक्स है स्टेशनरी वेव्स के केस में, वो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट F/m। इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट T/m। कभी भी आपने स्टेशनरी वेव में स्पीड निकालनी है रस्सी के केस में तो फोर्स लिख लो, टेंशन लिख लो, एक ही बात है। ये फार्मूला इसका है। अब देखो अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फार्मूला V इज इक्वल टू F लैम्डा, F इज इक्वल टू V/λ। V की जगह आप उसकी वैल्यू लिखो स्क्वायर रूट F/m और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली 2L। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जो मैंने बोर्ड पे लिखा, ड्राइव किया। इसको आप कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला आ गया F1 इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट F/m। इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं डैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको आप फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब इसमें आपने ना डिफरेंट वेरिएशंस करके देखना है, जैसे खुद इसको आपने करना है। ये मैं एक MCQ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में आपने जो फोर्स है उसको डबल कर दिया और मैस जो है उसको आपने हाफ कर दिया। फोर्स कह लो, टेंशन कह लो, एक ही बात। ये खुद सॉल्व करना आपने कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में मैंने फोर्स को डबल कर दिया, मैस को हाफ कर दिया। अब बताएं कि फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। ये खुद आपने इसको सॉल्व करना है। नहीं समझ लग रही होगी मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, वो मैं आपको खुद बता दूंगा। जिस तरह आप सब बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए गए हैं, आप हमसे एक स्पेसिफिक टाइम में बात कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के MCQ आते हैं। उसके बाद देखो ये तो पहला केस था। सेकंड केस में क्या होगा, अगर मैं इसके केस 2 को मतलब और डायग्राम बनाता जाऊँ तो मेरे पास अगर एक से ज़्यादा लूप्स हों, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक ये लूप है, एक और लूप बन गया। अब देखो दोबारा से अब 2 आपके पास लूप है। देखो ये यहाँ पे भी एक नोड बनेगा, यहाँ पे भी एक नोड बनेगा, यहाँ पे भी एक नोड बनेगा और ये 2 एंटी नोड होंगे, एक ये एंटी नोड और एक ये एंटी नोड। मतलब आपने वेव को प्लग किस तरह से किया है कि उसके 2 लूप बने हैं।
इस केस में दोबारा देख लो कि एंटी नोड जो है वो 2 है और नोड 3 है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है F2 इज इक्वल टू 2F1। इसका मतलब जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से डबल है। जितने नंबर ऑफ लूप बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह अगर आप केस 3 को जब सॉल्व करोगे, केस 3 के केस में जो आपके पास फार्मूला है वो ये आएगा F3 इज इक्वल टू 3F1। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होते जाते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाती है, जितने नंबर ऑफ लूप कम होते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है। मोस्ट जनरलाइज फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे Fn इज इक्वल टू NF1। ये इसका जनरल फार्मूला है कि n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो n मल्टीप्लाई बाय F1, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। और वेवलेंथ निकालनी है तो फार्मूला है 2L/n। ये दोनों शॉर्टकट्स हैं जो आपने याद रखने हैं स्टेशनरी वेव्स के, कि Fn इज इक्वल टू NF1 और लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n। ये दोनों फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इस तरह के MCQs अगर कभी भी आए, जैसे मैं एक MCQ भी बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे अब MCQ लिख रहा हूँ, आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पे एक MCQ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव produced in string equal to अल्फा ऑप्शन आपके पास 1/4 टू द थर्ड हार्मोनिक, बीटा ऑप्शन आपके पास 1/3 टू द थर्ड हार्मोनिक, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3 टाइम्स टू थर्ड हार्मोनिक, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव, तो कैसे सॉल्व करोगे? सारे ऑप्शन देखो कि 1/4 टू द थर्ड हार्मोनिक, ये कैसे होगा? देखो अगर मैं थर्ड हार्मोनिक लिखता हूँ तो फार्मूला होगा F3 इज इक्वल टू 3F1। मैं अगर F1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये होगा F3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये होना चाहिए कि 1/3 ऑफ द थर्ड हार्मोनिक, तो 1/3 ऑफ द थर्ड हार्मोनिक इज द बीटा ऑप्शन। ये एक सिंपल MCQs इस तरह से भी आ जाते हैं, जो पढ़ते हैं तो ट्रिकी लग रहे होते हैं लेकिन आप सॉल्व करते हैं तो आसान होते हैं। तो ये फार्मूलाज भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। 3 इसमें फार्मूलाज हैं जो इसके की पॉइंट है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स, कि ओपन ऑर्गन पाइप्स में स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं या क्लोज ऑर्गन पाइप्स में स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, या आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन या इन एन ऑर्गन पाइप्स, कि और जो आपके पास ऑर्गन पाइप्स हैं उनके अंदर स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है या उनका क्या है। उसमें 2 तरह के आपको टीचर्स ने केसेस करवाए हुए हैं। पहला केस ये है कि व्हेन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अगर पाइप जो है वो दोनों तरफ से खुला हुआ है, जैसे सपोज ये कर लें इस तरह से है, अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है, देखो इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है, दरमियान में नोड बनेगा, ये वाला हिस्सा एंटी नोड होगा, ये वाला हिस्सा भी एंटी नोड होगा। इसमें देखें केस उल्ट हो गया, इसमें एंटी नोड ज़्यादा हैं नोड कम है। पिछले केस में नोड ज़्यादा थे एंटी नोड कम थे। तो आप इसका फार्मूला बना लो कि एंटी नोड इज इक्वल टू नोड प्लस 1, जनरल फार्मूला। जब पाइप दोनों तरफ से ओपन होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है NV/2L। ये सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब पाइप दोनों तरफ से ओपन है। इसमें भी वही शॉर्टकट फार्मूला Fn इज इक्वल टू NF1 लगेगा और लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n। फार्मूलाज इसमें ये सारे लगेंगे शॉर्टकट फार्मूलाज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जनरल फार्मूला ये है NV/2L, और इसमें एंटी नोड ज़्यादा हैं नोड कम है। इसका मतलब आप इसको
जो n की यहाँ पे वैल्यू है वो सारी हो सकती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सेकेंड इसका केस है केस 2, जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन पाइप क्लोज एट वन एंड, अगर पाइप एक तरफ से बंद है तब क्या होगा? अगर पाइप एक तरफ से बंद है तो उस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला आपके पास ये आता है F इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L। ये जब एक तरफ से पाइप क्लोज होगा, इसमें सबसे मेन चीज़ ये देखो, इसके वैल्यू इसके फ्रैक्शन में 4 आ रहा है, इसके फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, मीन्स कि पाइप जब ओपन होता है उसकी वैल्यू डबल होती है एज कम्पेयर टू क्लोज पाइप। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। इस फार्मूला से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इस फार्मूला से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है। और सेकेंडली ये कि इसमें जो n की वैल्यू है ये सिर्फ ऑड होती है 1 3 5 7, इसमें n की वैल्यू जो है वो इवन नहीं होती। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप से डबल होती है। क्यों? क्योंकि ओपन पाइप में ऑड हार्मोनिक भी जनरेट होते हैं, इवन हार्मोनिक भी जनरेट होते हैं, लेकिन जो आपके पास जो पाइप एक तरफ से क्लोज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक जनरेट हो रहे हैं, इसमें इवन हार्मोनिक जनरेट नहीं हो रहे। तो ये था बेटे हमारा इसका स्टेशनरी वेव का सेकंड टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद जरा सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि इस तरह से एमसीक्यू पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज, खुद सॉल्व करें। अल्फा ऑप्शन है 1:2, बीटा ऑप्शन आपके पास 2:1, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1:4, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 4:1। तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखें। ओपन पाइप टू क्लोज पाइप है तो इस तरह से सॉल्व करें, ओपन टू क्लोज, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी आपके पास NV/2L, क्लोज पाइप की NV/4L, NV से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये L से जो ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 4/2 आंसर आ जाएगा 2:1। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया डॉपलर इफेक्ट। बेटा ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा डेट इज डॉपलर इफेक्ट, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डॉपलर इफेक्ट। याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो डॉपलर इफेक्ट की होती है एमसीक्यू आने की। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जैसे आप बच्चों को पता है कि अगर आपकी तरफ कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो आपकी तरफ आ रही है। अगर एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं वो आपसे दूर जा रही है। आप मस्जिद से आने वाली आवाज़ को जब सुनते हैं आप उस आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिद आपके घर के पास है या आपके घर से दूर है। तो एक्चुअली क्या है कि सोर्स और ऑब्जर्वर में एक रिलेटिव मोशन होती है जिसको आप डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो यही एक जॉन डॉपलर ने जब इसको डिस्कवर किया, ये यही है अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, कि सोर्स और ऑब्जर्वर में जितनी रिलेटिव मोशन होती है उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको आप कहते हैं दैट इज डॉपलर इफेक्ट। एग्जाम्पल मैंने लिख दी कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एम्बुलेंस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है कि आपकी तरफ आ रही हो तो आप जज करेंगे कि वो उसकी साउंड ज़्यादा हो रही है तो आपकी तरफ आ रही है, अगर कम हो रही है तो आपसे दूर जा रही है, आप उसकी साउंड से जज करते हैं। खैर कम टू द पॉइंट, इसके केसेस हैं कुछ। फर्स्ट केस है, बुक में इसके 4 केसेस हैं, मैं आपको इसके 6 केसेस कराऊंगा क्योंकि पेपर में कई दफ़ा देखा गया है कि 5th और 6th केस में से भी, मतलब जीके का पेपर या कोई और जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मैं ईकेट की टिपिकली बात नहीं कर रहा, उसमें इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, मतलब ये एक ऑब्जर्वर है जो मैंने वैसे ही एक रैंडम सा ऑब्जर्वर सिंपल सा एक बनाया और यहाँ पे एक सोर्स पर है और सोर्स स्टेशनरी है। सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब सोर्स अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तब क्या होगा या किस तरह से रिलेशन होगा? अगर कभी भी ऐसा हो कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स स्टेशनरी है, तो उस केस में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी u0
सोर्स चूंकि रेस्ट में है, सोर्स की वेलोसिटी यूएस को मैंने 0 लिखा। एफ डैश यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश का मतलब होता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, एफ का मतलब है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और यू ओ का मतलब है ऑब्जर्वर स्पीड। ये यू ओ जो है ऑब्जर्वर स्पीड है। तो कभी भी ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, एफ डैश का मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, यू ओ का मतलब ऑब्जर्वर वेलोसिटी। अब देखो इस फॉर्मूले के मुताबिक चूंकि इसमें प्लस आ रहा है तो आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं किसी साउंड की तरफ जा रहा हूँ, मैं खुद चल के जा रहा हूँ ऐसे, तो जाहिर सी बात है जब मैं खुद किसी की तरफ चल के जाऊँगा तो मुझे सुनाई देने वाली आवाज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल से हमेशा ज़्यादा होती है। सेकेंड केस इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो देखो पहले इस फार्मूले में प्लस था, अब इस फार्मूले में आपने क्या यूज़ किया, नेगेटिव साइन। इसका मतलब पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही थी और जाहिर सी बात है सेकेंड केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो रियल से क्या होगी, कम होगी। थर्ड केस, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर हम कहते हैं कि सोर्स खुद ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तब क्या होगा। अगर सोर्स खुद ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस। देखो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है माइनस में, यू एस का मतलब है सोर्स स्पीड, जो सोर्स की स्पीड है, क्योंकि तीसरे केस में सोर्स खुद स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। जब सोर्स खुद स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। चूंकि फ्रैक्शन में माइनस है, माइनस की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है। थर्ड केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज़्यादा होगी। और लास्ट केस को इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, अगर सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो उस केस में वही फार्मूला, लेकिन माइनस की जगह आप प्लस लगा देंगे। और फ्रैक्शन में देखो प्लस का मतलब वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से लेसर होगी। ये चारों केसेस बुक में दिए हुए हैं। फिफ्थ केस है व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। ये नया केस आपके लिए, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये फार्मूला होगा v प्लस यू ओ ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। इसमें f डैश जो है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, f जो है आपके पास ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से v आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, और यू का मतलब है ऑब्जर्वर स्पीड, यू एस का मतलब है सोर्स स्पीड। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कभी आपको ऐसा एमसीक्यू आया जिसमें ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसके ऑपोजिट कर लें, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हो, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो तब भी यही फार्मूला यूज़ करना है। आपने क्या काम करना है, लास्ट केस में केस 6 में प्लस की जगह माइनस लगा देना है और माइनस की जगह प्लस लगा देना, बस। तो ये लास्ट केस है। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्रिस्टल क्लियर हो। एक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ और एक आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी इससे रिलेटेड मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। एक एमसीक्यू मैं लिख रहा हूँ, एमसीक्यू है जी, इफ सोर्स इज मूविंग with 3/4v towards observer, then change in frequency। ऑप्शन है आपके पास, अल्फा ऑप्शन है 2f, बीटा ऑप्शन है 3f, चार्ली ऑप्शन है 4f, डेल्टा ऑप्शन है 5f। ध्यान से एमसीक्यू देखिएगा, वो आपको ये कह रहा है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इस स्पीड के साथ 3/4v के साथ,
मतलब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो आपने चेंज इन फ्रीक्वेंसी बतानी है। बहुत से बच्चे जो हैं वो शायद इसका आंसर गलत निकालें। लेट मी सॉल्व। अब देखो किस तरह आपने इसको डायग्नोज करना होता है, किस तरह आपने इसको चेक करना है। वो खुद बता रहा है सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। खुद सोचो, पहला केस था ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो जाहिर दूसरा केस है ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा था। तीसरा ये है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, फौरन मेरा माइंड पिक किया कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, वो केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 का फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है जो आपके सामने है। ये फार्मूला यूज होना है, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। ये केस नंबर 3 का फार्मूला है। जस्ट इसमें वैल्यूज लगाओ, ये आएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस जो सोर्स स्पीड आपके पास वो उसने दी हुई है 3/4 वी, और बाहर क्या लिखा हुआ है जी, एफ। सिर्फ जो उसने वैल्यू दी है 3/4 वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड का 3/4 पार्ट। अब देखो इसको सॉल्व करो, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर, यहाँ पे आप एलसीएम लें 4, यह आ जाएगा 4v माइनस 3v, और बाहर लिखा हुआ है f। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ये आपके पास होगा f डैश इज इक्वल टू v ओवर v/4, और बाहर लिखा हुआ है f। v से कैंसिल आउट, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4f। अब बच्चे समझते हैं ये आंसर है, जो क्या गलत है। वो क्या, बच्चे फौरन इसको सॉल्व करते साथ ही लगा देंगे चार्ली ऑप्शन। देखो वो कह रहा है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालो। भाई फ्रीक्वेंसी का चेंज कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब क्या है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो आप खुद देखो कि अगर फ्रीक्वेंसी बाद में 4f हो गई तो शुरू वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटे, f। खुद सोचो कि पेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर 4f हो गई है तो शुरू में कितनी थी, f। इसका मतलब है कि f और बाद में 4f, डिफरेंस ले लो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का। चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, 4f माइनस f, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3f। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बीटा ऑप्शन होगा 3f। आप बच्चों ने इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 MCQ सॉल्व करने हैं। जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक आपको मैंने मॉडल MCQ करवा दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और पास पेपर के MCQs के साथ साथ कुछ आप एक्स्ट्रा MCQs भी सॉल्व करेंगे। वो आपको नेट से भी मिल सकते हैं, डिफरेंट बुक से मिल सकते हैं। आप उसको जितनी प्रैक्टिस आप करें उतनी आपके लिए कम है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप बच्चों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।